Hello everyone, this is CA Sarfina Agarwal, your law faculty for CA and CS subjects. So guys, I hope आप सब अच्छा कर रहे हो एंड आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो. तो आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने डेली टारगेट्स डालना शुरू कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे. आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं अगर आपने अपना कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है. तो ये मैं दोनों ग्रुप्स के लिए भी डाल रही हूँ और सिंगल ग्रुप्स के लिए भी डाल रही हूँ. तो ये टारगेट्स फॉलो कीजिए एंड आपका टाइमली कोर्स पूरा हो जाएगा विद 2 and 3 रिविजन्स. सो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 15 तक डिस्कस कर लिए थे आपके मॉड्यूल के हिसाब से. अब हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 16 विच इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज. ये इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. और इट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. सारे चैप्टर्स के नोट्स डाल दिए हैं मैंने. तो जाइए वहां पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स डाउनलोड करके उसको यूज कीजिए. नाउ चैप्टर नंबर 16 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज. तो इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड. सी ह्यूमन माइंड, ये क्या इंडिविजुअल पर्सन के माइंड का क्रिएशन या इन्वेंशन. वो किसी भी तरह का हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है, डिजाइंस हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है. तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे आप बहुत सारे जो आपने सुने होंगे कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इन लॉज के अंदर, ताकि आपका जो भी कॉपीराइट है या पेटेंट है या ट्रेडमार्क है वो प्रोटेक्टेड रहे और कोई भी और उसको अपने बिजनेस के लिए यूज ना करे. मतलब कोई भी कॉपी करके आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको यूज ना करे. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम मेजरली 2 एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है कॉपीराइट. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आता है इन्वेंशंस, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, ज्योग्राफिक इंडिकेशंस ऑफ सोर्स. और कॉपीराइट में आता है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, नॉवेल्स, पोएम्स, प्लेज, फिल्म्स, म्यूजिकल वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क्स जैसे कि ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, फोटोज एक्सेट्रा. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आते हैं आपके पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ सोर्स. और कॉपीराइट में आपके आते हैं लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स जैसे कि नॉवेल्स, पोएम्स, प्लेज, फिल्म्स, म्यूजिकल वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, फोटोज एक्सेट्रा. ट्रेडमार्क में क्या आता है? ट्रेडमार्क में आपका आता है वर्ड, फ्रेजेस, सिंबल्स और डिजाइंस जो डिस्टिंग्विश करते हैं एक ट्रेडमार्क ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से दूसरे ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट और सर्विसेज को. मतलब वो आपको ट्रेडमार्क देख के पता चल जाएगा ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है या ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है. जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइक का जो सूश डिजाइन होता है वो आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये नाइक का सिंबल है और ये प्रोडक्ट नाइक का है. तो उसी तरह से ये जो ट्रेडमार्क्स होते हैं ये किसी प्रोडक्ट को सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं, ताकि वो किसी भी तरह से हो सकता है, वर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, फ्रेजेस के फॉर्म में हो सकता है, सिंबल्स के फॉर्म में हो सकता है, डिजाइन के फॉर्म में हो सकता है. और ये डिस्टिंग्विश करता है सोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ट्रेडमार्क्स को सर्विस मार्क से एक बिजनेस के कॉम्पिटिटर से दूसरे बिजनेस कॉम्पिटिटर. जैसे कि एग्जांपल नाइक का सूश डिजाइन. तो ट्रेडमार्क्स जो है ये प्रोटेक्टेड होते हैं अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999. मतलब इस एक्ट के तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है ट्रेडमार्क का अपने बिजनेस का. राइट्स इन ट्रेडमार्क्स अक्वायर्ड बाय यूज और रजिस्ट्रेशन. अगर अभी करेंटली आप सिंबल्स को, सिमिलर ट्रेडमार्क्स को सर्च करके फाइंड नहीं कर सकते. कंडक्ट सर्च ऑफ सिमिलर ट्रेडमार्क डजंट ऑलरेडी एग्जिस्ट. ट्रेडमार्क्स एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं अपने ट्रेडमार्क्स के, फाइल करने होते हैं मल्टी क्लास एप्लीकेशंस, रिन्यू करने होते हैं टर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क. और ये 10 साल तक आपका जो है ट्रेडमार्क्स प्रोटेक्टेड रहता है, रिकॉग्नाइज रहता है उसमें. तो ट्रेडमार्क से बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो उसके बाद आपने देखा होगा आर यूज कर सकते हो ब्रैकेट में. इसका मतलब होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और तभी आप यूज करोगे आर ब्रैकेट में नहीं, सर्कल में. तभी आप यूज करोगे जब आपने कराया है रजिस्ट्रेशन अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999. तो ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई भी वर्ड होता है, फ्रेज होता है, सिंबल होता है, डिजाइन होता है जो डिस्टिंग्विश करता है किसी भी तरह के प्रोडक्ट को या सर्विस को. एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करता है. ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 बताता है राइट्स इन ट्रेडमार्क्स अक्वायर्ड बाय यूज रजिस्ट्रेशन. कंडक्ट करता है सर्च ऑफ सिमिलर ट्रेडमार्क डजंट ऑलरेडी एग्जिस्ट. ट्रेडमार्क्स एक्ट में आपके आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स, फाइलिंग ऑफ मल्टी क्लास एप्लीकेशंस, रिन्यूअल टर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क,
एज 10 ईयर्स, ये 10 ईयर्स के लिए ही आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है। यूज आर, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप आर को ऐसे सर्कल में यूज कर सकते हो, उसके ऊपर जो आपने ट्रेडमार्क्स लगाया उसके ऊपर। पॉइंट्स क्या कंसिडर करने होते हैं व्हाइल अडॉप्टिंग अ ट्रेडमार्क और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स? तो जेनरिक 5 तरह के होते हैं। जेनरिक होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, सजेस्टिव होता है, आर्बिट्ररी होता है, इन्वेंटेड होता है। इन्वेंटेड को पॉइंट भी बोला जाता है। तो जेनरिक में आपका आता है यूजिंग नेम ऑफ प्रोडक्ट लाइक सॉल्ट, जैसे कि आपका जो सॉल्ट आता है वो मार्केट में सॉल्ट के नेम से जैसे आप परचेज करते हो, तो दैट इज अ जेनरिक ट्रेडमार्क, क्योंकि उसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव या सजेस्टिव ट्रेडमार्क वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आप ना प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हो, उसको डिस्क्राइब करते हो, जैसे कि जो क्रीम्स आती है उनके लिए फेयरनेस, क्रीम्स के लिए फेयर यूज करना, तो इसमें आपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर दिया। ये होते हैं डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क्स। फिर आपका आता है सजेस्टिव ट्रेडमार्क्स। इसमें आप यूज करते हो हैबिटेट फॉर होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें उसमें हैबिटेट यूज किया जाता है, दैट इज अ सजेस्टिव काइंड ऑफ अ ट्रेडमार्क। आर्बिट्ररी में आता है पॉपुलर वोकैबुलरी के वर्ड्स, जैसे कि ब्लैकबेरी, ये वर्ड्स होते हैं आर्बिट्ररी। और इन्वेंटेड या कॉइंड का मतलब होता है न्यू वर्ड, कोई भी नया वर्ड जो आपने अगर फॉर्म किया है अपने बिजनेस या ट्रेडमार्क के लिए, दैट इज, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं एडिडास, तो ये एडिडास इन्वेंटेड या कॉइंड ट्रेडमार्क है। इंडिया फॉलो करता है करेंटली नाइस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स। नाइस में आते हैं 45 क्लासेस, इसमें आते हैं 1 से 34 तक सारे गुड्स के क्लासिफिकेशन है, और 35 से लेके 45 तक सर्विसेज के क्लासिफिकेशन है। ये जो नाइस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इट इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज। बहुत सारी और कंट्रीज में भी इंडिया के अलावा इसको फॉलो किया जाता है। इंडिया रिकॉग्नाइज करता है वेल नोन ट्रेडमार्क्स, जैसे कि गूगल हो गए, टाटा हो गया, याहू हो गया, पेप्सी हो गया, एंड ट्रांस बॉर्डर रेपुटेशन, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, जिलेट हो गया, वर्लपूल हो गया, वोल्वो हो गया। Next comes geographical indication of goods, registration and protection act 1999. तो ये कह रहा है कि to register and for providing adequate protection to geographical indications administered through geographical indication registry under overall charge of Controller General of Patents, Designs and Trademarks. Features क्या होते हैं इस एक्ट के? Geographical indication of goods registration and protection act के features क्या होते हैं? तो इसमें डेफिनेशंस का प्रोविजन है, जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, गुड्स, प्रोड्यूसर्स, पैकेजेस, इन सबको डिस्क्राइब किया गया है। 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आते हैं ऑल रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, और पार्ट बी में आते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड यूजर्स। पार्ट ए में आते हैं ऑल रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, और पार्ट बी में आते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड यूजर्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स इन स्पेसिफाइड क्लासेस, तो जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की गुड्स हैं उनको रजिस्टर कराना होता है, उनकी स्पेसिफाइड जो क्लासेस हैं उनमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, तो अगर कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं उनको प्रोहिबिट भी कराना होता है रजिस्ट्रेशन से, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर नोटिफाइड गुड्स, तो जो नोटिफाइड गुड्स हैं उनके लिए हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोविजंस बनाए गए हैं। प्रोहिबिशन ऑफ असाइनमेंट एक्सेट्रा of geographical indication as it is a public property. Prohibition of registration of geographical indication as trademark. Provision relating to offenses and penalties. अगर कुछ भी offense होता है या penalties होते हैं, कोई भी offense होता है तो उसके लिए penalties और क्या punishment वगैरह है उसके बारे में भी इसमें बताए गए। Next is Designs Act 2000. तो Designs Act आपका आया है to protect registered designs. जो registered designs है उनको protect करने के लिए, ताकि उनको copy ना किया जा सके, उनको दोबारा reproduce ना किया जा सके। Salient features क्या होते हैं Design Act 2000 के? तो it enlarges scope of definitions, article या design, article और design के definitions और scope बताए गए हैं इस act में। ये amplify करता है scope of prior publication,
प्रोविजन है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन रजिस्ट्रेबल डिजाइन्स, जो डिजाइन्स रजिस्ट्रेबल नहीं है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं. प्रोविजन फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन. प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स डिजाइन, जो लैप्स डिजाइन्स हैं उनके रिस्टोरेशन के लिए भी प्रोविजंस बनाए गए हैं. प्रोवाइडिंग कंपल्सरी registration of any document for transfer of right in registered design. Enhancing initial period of registration from 5 to 10 years, followed by further extension of 5 years. इसमें 5 से 10 years तक के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, उसके बाद एक्सटेंशन करा के आप 5 years और के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो. नेक्स्ट है कॉपीराइट्स. कॉपीराइट्स में आपको प्रोटेक्शन मिलता है किन किन को? ऑथर्स को मिलता है, लिटरेरी वर्क्स को मिलता है, म्यूजिक को मिलता है, ड्रामेटिक्स को मिलता है, साउंड रिकॉर्डिंग, आर्टिस्टिक वर्क्स. जो भी ये सारे ऑथर्स बुक्स वगैरह लिखते हैं, लिटरेरी वर्क्स जो होते हैं, म्यूजिकल जो इंडस्ट्री होती है, ड्रामेटिक, साउंड रिकॉर्डिंग और आर्टिस्टिक वर्क्स, इनमें प्रोटेक्शन मिलता है कॉपीराइट्स एक्ट के द्वारा. एग्जिस्ट फ्रॉम मोमेंट वर्क्स गेट्स क्रिएटेड. तो इसमें क्या होता है, जैसे ही वर्क क्रिएट होता है उसी समय से ही वो कॉपीराइटेड हो जाता है. So registration required to provide protection to one's work and also prevent misuse and unauthorized use. ताकि आप दूसरे का काम यूज करके उसको कॉपी करके अपना काम ना बता सके, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया है ताकि प्रोटेक्शन मिल सके एक पर्सन के काम को और उसका जो मिस यूज है उसको करने से बचाया जा सके या फिर उसका अनऑथराइज्ड यूज ना हो. ये गवर्न होता है बाय कॉपीराइट्स एक्ट 1957. और अगर आप इसमें कोई भी डिफॉल्ट करते हो या कोई भी पर्सन डिफॉल्ट करता है तो पेनल्टी कितनी लगती है? 7 days से लेके 3 years तक की पेनल्टी लगती है और फाइन लगता है 50,000 से लेके 2 लाख तक का. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो फ्रीली ट्रांजैक्टेड होता है विदाउट परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर. क्लासेस ऑफ वर्क ऑन विच कॉपीराइट प्रोटेक्शन अवेलेबल. कौन कौन से क्लासेस ऑफ वर्क पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन अवेलेबल है, मतलब कॉपीराइट एक्ट के द्वारा आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है. तो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स में मिल सकता है, ड्रामेटिक वर्क्स में मिल सकता है, म्यूजिकल वर्क्स में, आर्टिस्टिक वर्क्स में, सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स में और साउंड रिकॉर्डिंग्स में. ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक्स, म्यूजिकल वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स और साउंड रिकॉर्डिंग्स. प्रोटेक्शन टू ऑथर्स. तो लिटरेरी, म्यूजिकल, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक वर्क्स और साउंड रिकॉर्डिंग्स, ऑथर्स को और लिटरेरी वर्क्स को, म्यूजिकल इंडस्ट्री को, ड्रामेटिक्स को, आर्टिस्टिक वर्क्स को, साउंड रिकॉर्डिंग्स को इसमें प्रोटेक्शन मिलता है. राइट्स क्या प्रोटेक्ट होते हैं आपके, मतलब क्या क्या काम नहीं कर सकता जो कोई पर्सन उस कॉपीराइटेड वर्क के अगेंस्ट, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, एक ऑथर ने एक बुक लिखी है, उसको आप रिप्रोड्यूस करके अपनी बुक बताकर नहीं सेल कर सकते मार्केट में, उसको एज इट इज कॉपी करके सेल नहीं कर सकते बिकॉज वो कॉपीराइटेड है. तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इशू नहीं कर सकते कॉपीज ऑफ वर्क टू पब्लिक, उसकी कॉपी बना के पब्लिक में इशू नहीं कर सकते, उसके काम को परफॉर्म नहीं कर सकते इन पब्लिक. जैसे कोई आप कोई गाना है टी सीरीज का, उसको सपोज आप गा रहे हो पब्लिकली और उससे पैसे कमा रहे हो, आप वो नहीं कर सकते बिकॉज वो कॉपीराइटेड सॉन्ग है. मेक एनी ट्रांसलेशन ऑफ वर्क. कोई सपोज बुक है जो इंग्लिश में लिखी गई है, उसको आप ट्रांसलेट करके हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने ही नाम से नहीं सेल कर सकते. कोई भी ऐसा ट्रांसलेशन ऑफ वर्क नहीं कर सकते बिकॉज वो कॉपीराइटेड एक्ट के अंदर आता है. मेक एनी अडेप्टेशन ऑफ वर्क. किसी के भी काम को आप अडेप्ट करके अपना काम नहीं बता सकते. तो ये सारे काम नहीं कर सकते. आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते काम को किसी के, इशू नहीं कर सकते कॉपीज ऑफ वर्क टू पब्लिक, परफॉर्म नहीं कर सकते वर्क इन पब्लिक, दूसरों का काम आप पब्लिक में परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी ट्रांसलेशन ऑफ वर्क नहीं कर सकते, अडेप्टेशन ऑफ वर्क नहीं कर सकते. ओनर हैज द राइट टू सेल और गिव ऑन हायर और सेल. अगर ओनर चाहे, जो काम का जो ओनर है कॉपीराइटेड वर्क का, वो अगर चाहे तो वो सेल कर सकता है या दूसरे को हायर या सेल पे दे सकता है जो उसका वर्क है उसको. तो ओनर्स ऑफ कॉपीराइट्स कौन होते हैं? अगर म्यूजिकल साउंड रिकॉर्डिंग्स है, म्यूजिकल साउंड रिकॉर्डिंग्स में लिरिसिस्ट, कंपोजर, सिंगर ओनर्स होते हैं. और जर्नलिस्ट के केस में प्रोप्राइटर ओनरशिप ओनर होता है इफ एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट. टर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट.
तो कितने सालों तक कॉपीराइट प्रोटेक्टेड रहता है? 60 इयर्स तक प्रोटेक्टेड रहता है। ओरिजिनल, लिटरेरी, म्यूजिकल एक्सेट्रा 60 इयर्स कब से स्टार्ट होते हैं इसमें? अगर लिटरेरी वर्क है या म्यूजिकल वर्क है तो उसमें 60 इयर्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम डेथ ऑफ ऑथर। और जो अदर तरह के काम है उसमें कब से टाइम शुरू होता है? जिसकी फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग्स, फोटोज, इसमें आपका टाइम तब से शुरू हो जाता है जब से वो पब्लिश हुआ है या फिर जब से पब्लिश किया गया है। एक्सेप्शंस क्या होते हैं कॉपीराइट के? एक्सेप्शंस मतलब इन कामों के लिए कॉपीराइट, अगर आप किसी का काम यूज करके उसको दिखाते भी हो पब्लिक में या फिर कुछ रिपोर्टिंग करते हो तो भी वो कॉपीराइट नहीं माना जाएगा। मतलब आपने किसी का काम लेके उसको यूज किया या क्रिटिसाइज किया या रिपोर्ट किया तो उसको कॉपीराइट नहीं मानेंगे। इसके एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब कि किन किन केसेस में एक्सेप्शंस है? फॉर पर्पस ऑफ रिसर्च और प्राइवेट स्टडी, आप किसी के बुक को या फिर किसी के लिटरेरी वर्क को आप यूज कर रहे हो एज अ रिसर्च और प्राइवेट स्टडी तो वो कॉपीराइट में नहीं आएगा। या फिर आप किसी मूवी को क्रिटिसाइज करते हो या रिव्यू देते हो किसी मूवी का या किसी बुक्स का तो वो भी कॉपीराइट में नहीं आएगा। या आप रिपोर्ट करते हो करंट इवेंट्स को, कोई करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसको आप रिपोर्ट करते हो, दैट आल्सो डज नॉट कम अंडर द कॉपीराइट। इन कनेक्शन विथ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो ये सारे भी जो जिनका कनेक्शन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के से है वो भी कॉपीराइट में नहीं आते। परफॉर्मेंस बाय अमेच्योर क्लब, सोसाइटी, नॉन पेइंग ऑडियंस, सपोज कोई आप गाना परफॉर्म कर रहे हो अपनी सोसाइटी में या सिंग कर रहे हो या डांस कर रहे हो तो उसमें जो आप अगर कुछ भी आप चार्जेस नहीं ले रहे हो तो वो भी कॉपीराइट में नहीं आते। मेकिंग ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक एक्सेट्रा, आप साउंड रिकॉर्डिंग कर रहे हो किसी भी लिटरेरी ड्रामेटिक की तो वो कॉपीराइट में नहीं आता है। या फिर आप एजुकेशन के लिए या रिलीजियस सेरेमनीज के लिए वर्क को यूज कर रहे हो, सपोज आप कोई बुक जो किसी ऑथर की है वो कॉपीराइटेड बुक है उसको आप यूज कर रहे हो फॉर पर्पस ऑफ एजुकेशन, आप दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हो या रिलीजियस सेरेमनीज के लिए कोई भी कॉपीराइटेड काम कर रहे हो, so that also does not come under the copyright act। मतलब ये सारे एक्ट्स आप कर सकते हो और ये डिफॉल्ट नहीं माने जाते या इनमें आपको पेनल्टी नहीं लगाई जाती। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, तो अगर आपको रजिस्टर कराना है अपने बिजनेस के लिए कॉपीराइट या अपने काम के लिए कॉपीराइट अपने काम पे तो आप फॉर्म 4 फाइल करोगे विथ फीस, सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करोगे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ईच वर्क। एप्लीकेशन साइंड होगी बाय एप्लीकेंट और एडवोकेट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट लॉ, तो कॉपीराइट लॉ को एडमिनिस्टर कौन करेगा? कॉपीराइट एक्ट प्रोवाइड करता है क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए कॉल्ड कॉपीराइट बोर्ड, एक कॉपीराइट बोर्ड बनाया जाएगा, उसको क्वासी जुडिशियल बॉडी भी बोला जाता है। उसमें एक चेयरमैन होगा और 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स होंगे पर 14 से कम होंगे, 14 से ज्यादा नहीं होंगे। एक चेयरमैन होगा, 2 से 14 तक मेंबर्स होंगे। बोर्ड पावर्स क्या होंगे? क्या कॉपीराइट बोर्ड की पावर्स होंगे? तो वो सुनेगा अपील्स लोगों के अगेंस्ट और रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट कि जिनके भी कॉपीराइट के इश्यूज हैं या अपील्स हैं उनको सुनेगा। एडजुडिकेट अपॉन डिस्प्यूट्स ऑन असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, उनके लिए उन डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग असाइन करेगा या फिर ऑर्डर पास करेगा। ग्रांट करेगा कंपल्सरी लाइसेंस टू पब्लिश और रीपब्लिश वर्क्स, अगर कंपल्सरी लाइसेंस उसे लगता है किसी केस में प्रोवाइड करना है कि पब्लिश कर सकते हैं वर्क या रीपब्लिश कर सकते हैं, वो भी करने की अथॉरिटी है बोर्ड के पास। हियर करेगा और डिसाइड करेगा डिस्प्यूट्स, केसेस सुनेगा और डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए इनमें। फिक्स करेगा रेट्स ऑफ रॉयल्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग्स, अगर साउंड रिकॉर्डिंग्स के केसेस हैं तो उसमें फिक्स करेगा कि क्या रॉयल्टीज होनी चाहिए। फिक्स करेगा रीसेल शेयर, राइट इन ओरिजिनल कॉपीज ऑफ पेंटिंग, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क एक्सेट्रा। राइट्स क्या होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स? तो समन कर सकते हो, एनफोर्स कर सकते हो अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्ट्स डिस्कवरी कर सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो। Receiving evidence on affidavit, issuing commissions for examination of witnesses, requisitioning any public record or copy thereof, any other matters prescribed। कौन से acts हैं जो involve करते हैं infringement of copyright? Some acts which involve infringement of copyright: making infringing copies for sale or hire on selling,
परमिटिंग, अगर आप कोई भी इन्फ्रिंजिंग कॉपीज बना रहे हो फॉर सेल और हायर या फिर सेलिंग के लिए, परमिट कर रहे हो कोई भी प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन पब्लिक, इन्फ्रिंजिंग कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ट्रेड के पर्पज से कि आप उससे व्यापार कर सको, इसके लिए आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इन्फ्रिंजिंग कॉपीज को, तो वो आता है इन्फ्रिंजिंग ऑफ कॉपीराइट में। पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज, तो पब्लिक एग्जीबिशन करते हो इन्फ्रिंजिंग कॉपीज का बाय वे ऑफ ट्रेड, वो आता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट में। इंपोर्टेशन ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज इनटू इंडिया, इंपोर्ट करते हो इन्फ्रिंजिंग कॉपीज इंडिया में, तो वो भी आता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। अगर इसमें आप कोई भी डिफॉल्ट करते हो, मतलब इसको करते हो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट करते हो, तो पेनल्टी लगेगा आपको 50,000 तक मिनिमम, और सेकंड कन्विक्शन करते हो मतलब दोबारा करते हो, तो उसमें लगेगा आपको फाइन 1 लाख और 1 ईयर तक का पेनल्टी, 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट। पेटेंट्स एक्ट, पेटेंट एक्ट 1970, तो ये ग्रांट करता है प्रॉपर्टी राइट्स ऑन इन्वेंशन, कोई भी आपने इन्वेंशन किया है उसके रिगार्डिंग ये पेटेंट्स एक्ट आया है। इन्वेंशन में आता है आर्ट, प्रोसेस, मेथड और मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर, machine, apparatus or any other article, substance produced by manufacture, it includes new and useful improvement, term of patent होता है 20 years and it is renewed every year। तो इसी के साथ गाइस हमारा हो गया है चैप्टर नंबर कौन सा था, 16th आई गेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। तो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, कंबाइंड मिलेंगे, 3-4 चैप्टर के कंबाइंड नोट्स है ये। आई होप आपको ये पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी के साथ आई सी यू नेक्स्ट टाइम एंड टेक केयर, बाय।